ये कहानी है ममता की, जो अपने परिवार के साथ मुंबई की एक गरीब बस्ती में रहती थी। उसके परिवार में उसका पति रमेश, 2 छोटी बच्चियां और उसकी सास बिमला थी। रमेश एक बावर्ची था जो शादी जैसे समारोह में खाना बनाने का काम करता था। आमदनी बहुत अच्छी नहीं थी। इस काम में ममता भी उसका हाथ बटाती थी, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता था। दूसरी तरफ ममता की सास उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि रमेश ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर ममता से शादी चुकी थी। इसके अलावा बिमला को एक पोता चाहिए था और इसीलिए वो अपनी दोनों पोतियों से भी प्यार नहीं करती थी। एक दिन रमेश और बिमला खाना खाने बैठे तो पहला निवाला चखते ही बिमला अचानक से नाराज हो गई और गुस्से से बोली, छी, ये क्या उबाल के रख दिया? कोई स्वाद ही नहीं इसमें। रमेश, तू तो कह रहा था कि ये महारानी तेरे काम में तेरी मदद करती है। ऐसे करती है मदद? अरे ऐसा खाना खिलाएगा लोगों को तो हमारी भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। माँ बस भी करो, क्यों इतना भड़क रही हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने ही ममता को सादी खिचड़ी बनाने को बोला था। माँ जी, आप नाराज मत होइए, मैं आपके लिए कुछ और बना देती हूँ। बनाना था तो पहले ही बना देती। अब क्या बनाएगी? इतने में ममता की दोनों बेटियां बाहर से आ जाती हैं। बाहर जोर की बारिश हो रही थी। दोनों बच्चियां पूरी तरह से भीगी हुई थी। वो खुद को झटक कर पानी सुखाने की कोशिश करती हैं तो पानी के कुछ छींटे बिमला पर पड़ जाते हैं। अब तो बिमला का पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से से अपनी बड़ी पोती पिंकी का कान पकड़ती है और कहती है, क्यों, तू अंधी है क्या? दिखाई नहीं देता? मुझ पर पानी क्यों डाला तूने? रमेश तुरंत ही खाना छोड़कर अपनी माँ को रोकता है और गुस्से से कहता है, माँ ये क्या कर रही हो? बच्ची तो है और पानी के कुछ छींटे ही तो पड़े हैं तुम पर, इतना क्यों बिगड़ रही हो? इसलिए बिगड़ रही हूँ क्योंकि ना तो मुझे तेरी घरवाली पसंद है और ना ही ये दोनों। अरे तू बिना मर्जी के इसे ब्याह लाया, मैंने बर्दाश्त कर लिया। एक पोते की उम्मीद लगाई, वो भी पूरी नहीं हुई, और ऊपर से तू भी हमेशा इन्हीं की तरफदारी में लगा रहता है। ना जाने कौन सा जादू कर दिया है इस करमचली ने तुझ पर। माँ तुम भी ना हद करती हो माँ। इतना कहकर रमेश घर से बाहर चला जाता है। उसके घर में इस तरह की कहासुनी रोज की बात हो गई थी। बिमला किसी न किसी बात पर ममता और उसकी बच्चियों को खरी खोटी सुनाती। ममता को भी उसका व्यवहार बुरा लगता था, पर वो कभी शिकायत नहीं करती थी। लेकिन रमेश को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो उदास होकर एक जगह बैठ गया। जोरदार बारिश हो रही थी। रमेश अपनी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसने महसूस किया वो जिस जगह बैठा था वहां बारिश का पानी भरने लगा। उसने इधर उधर नजर घुमाई तो देखा कि धीरे धीरे लोगों के घरों में भी पानी जा रहा था। वो हड़बड़ी में उठा और जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, एक पत्थर से टकरा कर गिर गया। उसके सिर पर गहरी चोट आई थी, जिससे वो बेहोश हो गया। पूरी बस्ती में बारिश के पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ था। किसी का ध्यान रमेश पर नहीं गया। कुछ ही मिनटों में वो बाढ़ के पानी में डूब गया और बेहोशी में ही इस दुनिया को अलविदा कह गया। कई घंटों तक जब रमेश घर नहीं लौटा तो ममता को उसकी चिंता हुई। वो अपनी सास से बोली, माँ जी, मैं जरा इन्हें देख कर आती हूँ, आप पिंकी और सोनी का ध्यान रखिएगा। बिमला ममता की बात का कोई जवाब नहीं देती। ममता अपनी बच्चियों को घर में रहने की बात समझाकर रमेश को ढूंढने निकल गई। पूरी बस्ती में पानी भरा हुआ था। कई घंटों तक ढूंढने के बाद भी उसे रमेश कहीं नहीं मिला। वो निराश होकर घर लौट आई। अगले दिन जब बारिश के साथ साथ पानी का स्तर भी कुछ कम हुआ तो आसपास के लोगों ने रमेश की लाश को देखा और ममता को जाकर बताया। ये सुनकर ममता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी तो जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। वो दौड़कर रमेश की लाश के पास गई और उससे लिपट कर रोने लगी। बिमला के लिए भी ये दुख बहुत बड़ा था। रमेश उसका इकलौता बेटा था जो अब इस दुनिया में नहीं था। वो रमेश की मौत के लिए भी अब ममता को ही जिम्मेदार मानने लगी। ममता वैसे ही रमेश के जाने के गम में डूबी थी। ऊपर से अब विमला को समझाने और चुप कराने वाला भी कोई नहीं था। और तो और अब घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी भी ममता पर ही आ गई थी। ममता ने किसी तरह खुद को संभाला और अपने घर के पास ही एक ढाबा चलाने लगी। वो किसी तरह सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही थी, पर बिमला के ताने उसे झकझोर देते थे। एक दिन जब ममता अपने ढाबे में खाना बना रही थी, कई मजदूर वहां खाना खा रहे थे, तो उनके सामने ही बिमला जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, मेरे रमेश को तो तूने मुझसे छीन लिया, अब मुझे भी उठा ले। अब मेरा कोई नहीं इस दुनिया में।
मैं किसके सहारे जीऊं भगवान। ये सब देखकर ममता बिमला को चुप कराने की कोशिश करती है और उससे कहती है, नहीं माँ जी ऐसा मत कहिए, हम हैं ना आपके साथ, चलिए अंदर चलिए। हट यहाँ से, मेरे पास भी मत आना तू, मेरे बच्चे को खा गई और अब ये तमाशा लगा के बैठी है, ढाबा चलाएगी। अरे वो तो मेरा बेटा था जिसके दम पर तू ऐश कर रही थी, अब तुझे पता चलेगा आटे दाल का मोल, लेकिन तेरा क्या है, तुझे कोई शर्म थोड़ी है। इतना कहकर बिमला वहां से चली जाती है। ममता को बहुत बुरा लग रहा था, वो कुछ भी करके बिमला की सोच नहीं बदल पा रही थी। लोग ये सब देखकर उस पर हंस रहे थे। इतने में ही ममता की पड़ोसिन राधा वहां आती है। उसने बिमला की सारी बातें सुन ली थी। ममता उसे देखकर अपने आंसू पोंछती है और कहती है, अरे राधा दीदी आप कुछ लेने आई हैं? बताइए क्या पैक कर दूं? नहीं ममता, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, तभी तेरी सास को तुझ पर भड़कते देखा तो रुक गई। एक बात बता, तू क्यों ढो रही है उस बुढ़िया को? वो कभी तुझसे ठीक से बात नहीं करती, तो फिर तू क्यों? नहीं दीदी नहीं, उनके बारे में ऐसा मत बोलिए, वो जैसी भी है मेरी माँ जैसी है, और इनके जाने के बाद वो मेरी जिम्मेदारी है। दुख तो इस बात का है कि ममता अपनी बात पूरी नहीं कर पाती, वो जोर जोर से रोने लगती है। राधा उसे संभालती है और उससे कहती है, क्या हुआ ममता, क्या बात है? दीदी मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं ये बात इन्हें बताने ही वाली थी कि वो बारिश सब तबाह कर दिया उस बारिश ने दीदी। राधा ममता को गले लगा लेती है और उससे कहती है, ममता तू माँ बनने वाली है और फिर भी ढाबे में इतनी मेहनत करती है, तेरी सास को ये बात पता है? हाँ दीदी, मैंने उन्हें बता दिया था। अच्छा, और फिर भी? खैर छोड़िए सब, देख इस हालत में तुझे इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। दीदी मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? पिंकी और सोनी इतनी छोटी हैं, फिर भी हर वक्त मेरे साथ लगी रहती है, और माँ जी को तो आप जानते ही हो, अगर मैं ये ढाबा ना चलाऊं तो घर कैसे चलेगा मेरा? बात तो तेरी ठीक है, चल तू फिक्र मत कर, कल से अपने घर के काम निपटा कर मैं आ जाया करूंगी तेरी मदद के लिए, ठीक है? अरे दीदी आप, लेकिन कुछ मत बोल, बस अपना ख्याल रख, मैं कल आती हूँ। राधा अपने घर चली जाती है। ममता को राधा की बात सुनकर थोड़ा सुकून मिलता है। शाम हो चुकी थी और मौसम फिर से खराब होने लगा था। ये देखकर ममता अपनी बड़ी बेटी पिंकी से कहती है, पिंकी सुन बेटा, मौसम बिगड़ रहा है, बारिश का कुछ पता नहीं, ऐसा करते हैं बड़े बड़े बर्तन साथ ले चलते हैं, अगर पानी में बह गए तो ढाबा चलाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है माँ। पिंकी और ममता सारे बड़े बड़े भगोने और दूसरे बर्तन अपने साथ घर ले जाते हैं। जैसा कि ममता ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था, थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। इस बार बारिश पहले से भी ज्यादा हो रही थी। अगले दिन और फिर उसके अगले दिन बारिश लगातार होती रही। पूरी बस्ती बाढ़ में डूबने लगी। ममता का ढाबा पूरी तरह बर्बाद हो गया और उसके घर में भी हर तरफ पानी भर गया था। वो अपनी दोनों बेटियों के साथ बिस्तर पर चढ़कर बैठ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान कुछ तो दया करो, मेरे पति को तो पहले इस बारिश ने मुझसे छीन लिया, अब मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊं, और माँ जी वो भी न जाने कहाँ है। हे भगवान मेरी कोख में जो नन्ही सी जान है उसका क्या होगा। उधर ममता की सास बिमला भी अपनी जान बचाने के लिए घर के बाहर ही एक पेड़ पर चढ़ी बैठी थी। तभी अचानक वहाँ सुरक्षा दलों के कुछ जवान नाव लेकर पहुँचे। उन्हें देखते ही बिमला जोर जोर से चिल्लाने लगी, ओ बेटा, ओ बचा लो रे बेटा, बचा लो मुझे। बिमला की आवाज सुनकर जवान उसे पेड़ से नीचे उतारते हैं और नाव में सुरक्षित बिठा लेते हैं। एक जवान उससे कहता है, माँ जी हम पूरी बस्ती में घूम चुके हैं, आप बताओ यहाँ आसपास कोई और तो नहीं जिसे मदद की जरूरत हो? बिमला जानती थी कि ममता और उसकी दोनों बच्चियां घर के अंदर हैं, फिर भी वो ये बात सुरक्षा दल को नहीं बताती। वो कहती है, नहीं बेटा, बस मैं ही अकेली मरने का इंतजार कर रही थी यहाँ, वो तो अच्छा हुआ कि तुम लोग आ गए, भगवान भला करे तुम्हारा। सुरक्षा दल के जवान नाव लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उधर ममता ने घर की खिड़की से बिमला और सुरक्षा दल को देख लिया था। उसने कई बार मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन बारिश की वजह से उसे किसी ने नहीं सुना। उसने बिमला को उनके साथ जाते देख लिया था। वो समझ गई थी कि बिमला ने उसे और उसकी बच्चियों को वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ देर सोचकर उसने ढाबे से लाया हुआ सबसे बड़ा भगोना लिया
और उसमें अपनी बच्चियों के साथ बैठ गई और एक बड़ी करछी को चप्पू बनाकर बाढ़ के पानी में भगोने के साथ तैरने लगी। वो सुरक्षित जगह ढूंढने लगी। उधर जिस नाव में बिमला गई थी, थोड़ी ही दूर पानी का बहाव तेज होने की वजह से वो पलट गई। जवान तो तैर कर निकल गए, पर बिमला डूब रही थी। तभी भगोने की मदद से तैरती हुई ममता वहां पहुंच गई। उसने बिमला को डूबते हुए देखा। वो तुरंत चिल्लाई, माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, माँ जी मैं बचा लूंगी आपको। ममता तुरंत ही बिमला के पास पहुंची। पिंकी ने बिमला के दोनों हाथ पकड़ लिए और बिमला डूबने से बच गई। फिर ममता ने पूरी ताकत लगाई और सही संतुलन बनाते हुए भगोने को तैराने लगी। बिमला का मुंह पानी से बाहर था, इसलिए अब वो सांस ले पा रही थी। तभी ममता ने पिंकी से कहा, पिंकी शाबाश बेटा, दादी को ऐसे ही पकड़े रहना बेटा। पिंकी ने ऐसा ही किया। जल्दी ही ममता अपनी सास और बच्चों के साथ बस्ती से बाहर आ गई। उसे सुरक्षा दल का एक कैंप दिखाई देने लगा। सुरक्षा दल ने जैसे ही उसे देखा, कुछ जवान तुरंत उसके पास पहुंचे और सभी को सुरक्षित पानी से बाहर निकाल लिया। वहां डॉक्टरों की टीम पहले से ही मौजूद थी। उन्होंने सबकी जांच की। सभी लोग सुरक्षित थे। अब बिमला को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। वो हाथ जोड़कर रोते हुए ममता से बोली, ममता, मैंने हमेशा तुझे कोसा, अपनी पोतियों को भी कभी नहीं अपनाया। तुझे और बच्चियों को मरने के लिए छोड़ दिया मैंने, और फिर भी मुझे तूने बचाया। क्यों बचाया बेटा? मर जाने देती मुझे जीने का कोई हक नहीं। बिमला फूट फूट कर रोने लगती है। ममता उसे गले लगाकर सहारा देती है। भले ही बारिश ने ममता का घर और ढाबा बर्बाद कर दिया था, लेकिन ममता की जिंदगी का ये नया मोड़ था। बिमला अब उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी। अपनी दोनों पोतियों को भी उसने दिल से अपना लिया था। बाढ़ के हालात सुधरने तक सभी लोग उस कैंप में ही रहे। सब कुछ ठीक होने के बाद ममता ने फिर से अपना ढाबा खोला। अब बिमला भी उसकी पूरी मदद करती थी। कुछ ही महीनों बाद ममता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बिमला ने अपने पोते को गोद में लेकर चूमा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो ममता को देखकर बोली, ममता देख तो, मेरा रमेश वापस आ गया मेरे पास। यशोदा अपने पति मदन के साथ हरिपुर में रहती थी। मदन और यशोदा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। यशोदा गर्भवती थी और 3 महीने का बच्चा उसके पेट में था। एक दिन मदन किसी काम से शहर जाने का बोलकर दोबारा वापस नहीं आया। एक दिन यशोदा को मदन का फोन आता है। यशोदा, मेरा इंतजार मत करना। मैं गरीबी में दिन नहीं काट सकता। मैंने एक अमीर लड़की से शादी कर ली है। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? नहीं, मुझे अपने बच्चे के लिए जीना है। मुझे अपना पेट भरना होगा। मैं काम करूंगी, मेहनत करूंगी, अपने बच्चे को जीवन की सारी खुशियां दूंगी। यशोदा अपने आप से वादा करती है कि वो हिम्मत नहीं हारेगी। वो अपने बच्चे को सुरक्षित दुनिया में लाएगी और उसका पालन पोषण करेगी। यशोदा मजदूरी का काम करने लगती है। गर्भवती होने के बावजूद भी वो मकानों में ईंटें ढोने का काम करती है। जहाँ भी मजदूरी का काम मिले वो करती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। यशोदा पड़ोस में रहने वाली दाई माँ को बुलाती है। दाई माँ आती है और यशोदा एक बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम वो वंश रखती है। अब यशोदा वंश को लेकर मजदूरी करने जाने लगी। वो वंश को एक चादर पर लिटाकर फिर काम करती और मजदूरी के पैसों से दूध का इंतजाम करती। एक दिन, यशोदा, बहुत आंधी और तूफान है, पूरी बस्ती डूब जाएगी। हमें ये झुग्गियां खाली करनी होंगी। चल, जल्दी चल, नदी पार करके दूसरी जगह जाना होगा। इतने तूफान और बारिश में वंश को लेकर कैसे जाऊं? ये पन्नी लपेट देती हूँ इसे, ये ठीक रहेगा। तेज बारिश और तूफान में बस्ती के लोग बचने के लिए नाव पर दूसरी जगह पहुंचने लगे। बारिश का पानी बढ़ता ही जा रहा था। यशोदा भी एक नाव पर वंश को गोद में लेकर बैठी थी कि तभी, अरे ये क्या है? मगरमच्छ यहाँ कैसे? ये तो झपट रहा है। मेरे बच्चे को मुझे बचाना होगा। नहीं, मेरा बच्चा, ये हम दोनों को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, हे भगवान। मगरमच्छ वंश को झपटना चाहता था, पर यशोदा उसके सामने से नहीं हटी। मगरमच्छ यशोदा के मुंह को दबोचना चाहता था, पर यशोदा ने एक डंडे से उसे हटाया। मगरमच्छ ने यशोदा के मुंह पर वार किया और यशोदा के मुंह पर गहरा जख्म हो गया, जिससे उसका चेहरा खराब हो गया
पर यशोदा ने अपने बेटे की जान बचा ली। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब वो स्कूल जाने लगा था। एक दिन, माँ, कल मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, सभी के मम्मी पापा आएंगे, तुम भी चलना माँ। ठीक है वंश, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अगले दिन यशोदा वंश के साथ स्कूल जाती है। यशोदा के चेहरे को देखकर स्कूल के सारे बच्चे वंश का मजाक उड़ाने लगते हैं। वंश, ये तेरी माँ है, इनका एक कान कहाँ गया और चेहरा भी कितना गंदा है। ये चेहरा ज्यादा मत देखो, नहीं तो रात में डरावने सपने आएंगे। चलो चलो यहाँ से। वंश गुस्से में घर आ जाता है। क्या हुआ वंश, तुमने अपनी टीचर से भी नहीं मिलवाया, ऐसे ही वापस आ गए? तो और क्या करता माँ, तुम्हारा ये बदसूरत चेहरा देखकर स्कूल के सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। आप मेरी माँ नहीं होती तो अच्छा होता। वंश गुस्से में अपने कमरे से चला जाता है। यशोदा रोने लगती है। वक्त बीतता है। वंश अब बड़ा हो गया था। कॉलेज की लड़की शीना वंश को चाहती थी। वंश भी शीना से प्यार करता था, इसलिए दोनों शादी कर लेते हैं। शीना यशोदा के चेहरे से नफरत करती थी। जब भी यशोदा उसके सामने आती, वो गुस्से में आ जाती थी। एक सुबह, वंश, अपनी माँ को साफ मना कर दो, मेरे सामने सुबह सुबह अपना डरावना और मनहूस चेहरा लेकर ना आया करे। तुम गुस्सा मत करो शीना, मैं माँ को समझा दूंगा। यशोदा ये सब सुन लेती है और रसोई में जाकर रोने लगती है। तभी वंश आ जाता है। माँ, तुम्हें कितनी बार समझाया है, शीना के सामने मुंह को ढककर जाया करो। इस चेहरे को देखकर वो घबरा जाती है। बचपन की बात और थी, मैंने झेल लिया, पर शीना मेरी पत्नी है, उसे इस घर में तकलीफ होगी तो मैं उसे लेकर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। यशोदा चुपचाप वंश की कही बातें सुनती रहती है और मन ही मन रोने लगती है। धीरे धीरे समय बढ़ता है। शीना अब माँ बनने वाली होती है। शीना का 9वां महीना शुरू हुआ था। वंश को कंपनी के काम से 10 दिन के लिए दूसरे शहर जाना था। वो शीना से बोला, शीना, मुझे कंपनी के काम से दूसरे शहर जाना है, 10 दिन लगेंगे, तुम अपना और होने वाले बच्चे का ध्यान रखना। वंश, तुम 10 दिन के लिए जा रहे हो, यहाँ मैं माँ जी के साथ कैसे रहूंगी? उनका चेहरा देखकर मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत चिढ़न होती है। तुम ये जाना मना नहीं कर सकते? और कितने दिन लगेंगे तुम्हें नया घर ढूंढने के लिए? मेरे से अब यहाँ और नहीं रहा जाएगा। नहीं शीना, ये मेरी नौकरी का सवाल है, अगर मैं नहीं गया तो नौकरी चली जाएगी। मेरा जाना जरूरी है, फिर कुछ ही दिनों की तो बात है, और मैं आ जाऊं फिर हम कहीं और चलकर रहेंगे। माँ को यहीं रहने देंगे, अब तो ठीक है? हाँ, इस शर्त पर तो मैं तुम्हें जाने की इजाजत देती हूँ। मैं चाहती हूँ हमारा बच्चा हॉस्पिटल से सीधा हमारे नए घर में ही जाए। यशोदा वंश के घर छोड़ने की बात को सुनकर घबरा जाती है, पर उस वक्त वो वंश को कुछ नहीं कहती। वंश 10 दिनों के लिए शहर से बाहर चला जाता है। शीना उसके पीछे से एक दिन अपनी सहेली निशा को घर बुलाती है। अच्छा हुआ निशा तू आ गई, वरना मैं तो अपनी सासू माँ का डरावना चेहरा देखते हुए परेशान हो रही थी। चल आजा अंदर, एयर कंडीशनर की ठंडी हवा में बैठते हैं। मैंने वंश को कहकर अपने कमरे में लगवाया है। हाँ यार, ये तूने अच्छा किया। थैंक गॉड, बाहर इतनी धूप थी। ये ठंडी हवा अच्छी लग रही है। यशोदा उन दोनों के लिए चाय लाती है। शीना, आंटी जी का चेहरा तो सच में बहुत ही बदसूरत है। एक कान कटा हुआ, गाल वाला हिस्सा भी कटा सा है। आखिर इनका चेहरा ऐसा क्यों है? पता नहीं, वंश ने बताया था जब से उन्होंने होश संभाला तब से उन्होंने माँ जी को ऐसे ही देखा है। मैंने तो वंश को कह दिया है वो वापस आ जाए, मैं तो अलग घर में रहूंगी। थोड़ी देर बाद निशा चली जाती है। रात में शीना जब अपने कमरे में सो रही होती है तभी एसी में आग लग जाती है। शीना गहरी नींद में होती है, उसे होश ही नहीं होता। धीरे धीरे आग पर्दों तक फैल जाता है। आग जब फैलने लगती है, शीना अचानक से उठती है और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। बचाओ बचाओ, आग, माँ जी मुझे बचाओ। रुको बहू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम और तुम्हारा होने वाला बच्चा मेरे वंश की जिम्मेदारी हो। आग बढ़ जाती है और कमरे के दरवाजे तक पहुंच जाती है। यशोदा एक कंबल ढूंढती है और किसी तरह आग से निकलकर शीना तक पहुंचती है। शीना, ये कंबल को अच्छी तरह ओढ़ लो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। माँ जी, मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, मुझ पर विश्वास करो। आग कमरे के बाहर पहुंच चुकी थी। बड़ी मुश्किल से यशोदा शीना को बचाकर बाहर निकल रही होती है। जैसे ही वो शीना को घर के बाहर करती है, तब तक उसके खुद के कपड़े आग की पकड़ में आ चुके होते हैं। बाहर खड़े लोगों ने फायर ब्रिगेड को बुला लिया था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यशोदा का शरीर आग की चपेट में आ चुका था।
यशोदा और शीना को कुछ लोग अस्पताल ले जाते हैं। शीना एक बेटे को जन्म देती है। यशोदा जली हुई हालत में थी, फिर भी वो डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर, मेरी बहू कैसी है? वो बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है। वंश को जब ये खबर मिलती है, वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है। शीना, तुम ठीक तो हो ना? हमारा बच्चा, भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम दोनों ठीक हो। वंश, आज मैं अगर जिंदा हूं तो सिर्फ माँ जी की वजह से। आज उन्होंने मेरी जान बचाई है, पर वो खुद आग का शिकार हो गई। क्या? माँ कहाँ है? डॉक्टर, मुझे उन्हें देखना है। देखिए मिस्टर वंश, आपकी माताजी का 80% शरीर आग में झुलस चुका है। बस वो आपका ही नाम ले रही हैं। माँ, हमने आपको हमेशा कोसा, बात बात पर दुख दिए, फिर भी माँ क्यों? मैंने आपको बहुत दुख दिए है माँ। वंश, तू मेरा बेटा है और एक माँ अपने बच्चे से कभी नाराज नहीं होती। मेरे पोते का चेहरा नहीं दिखाएगा आखिरी बार। माँ, ये आपका पोता, इसे नाम दो माँ। मेरा छोटा वंश, मेरा वीर। इतना कहते ही यशोदा ने आखिरी सांस ली। वंश और शीना माँ के इस बलिदान को देख फूट फूट कर रोने लगे। वंश माँ के साथ बीते पलों को याद करने उसी पुराने घर में जाता है। वहां उसे पता चलता है कि बचपन में मगरमच्छ से वंश को बचाते हुए यशोदा का चेहरा खराब हो गया था। ये सब सुनकर वंश माँ को याद करके रोने लगता है। माँ, मुझे माफ कर दो, अपने बेटे को माफ कर दो। वंश और शीना यशोदा की याद में एक अनाथ आश्रम खुलवाते हैं, जिसका नाम रखते हैं माँ।